चलिए, तो साइंस आप लोग के बीच में फिर से लेकर हम लोग हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आज फिर से समझ में आएगा, इतनी गारंटी आपको देते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, उसके बाद देखना शुरू करिएगा। तो चलिए आइए बोर्ड की तरफ। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारीय विलयन का मान है? बोला कि पीएच मान किसका क्षारीय है? बेसिक नेचर का किसका पीएच मान क्षारीय होगा? तो आपको उससे पहले भी बताए थे, एक होता है पीएच स्केल। क्या होता है? पीएच स्केल। ऐसा रहता आपका स्केले के जैसा रहता है, ठीक है ना। ये 0 से शुरू होता है पीएच स्केल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये 7 बीच में 7, ठीक है। 7 को दिक्कत। ये पीएच स्केल है, ये 0 से शुरू होता है, कहां तक जाता है? 14 तक। 0 से शुरू हो जाएगा कहां तक? 14 तक। 0 से शुरू होगा जाएगा 14। यदि 0 और बीच के में है मान, यदि 0 और बीच के मान है तो क्या है? अम्लीय है। 0 और 7 के बीच में है तो कैसा है? अम्लीय। 0 और 7 के बीच में मान है तो अम्लीय। 7 और 14 के बीच में तो क्षारीय। याद रखिएगा, पीएच का मान 0 से 7 के बीच में है तो अम्लीय, 7 और 14 के बीच में है तो ये क्षारीय, ठीक है। और 7 है तो उदासीन। समझे कि नहीं? 0 और 7 के बीच में पीएच का मान आ रहा है तो वो अम्लीय होगा। 7 और 14 के बीच में आ रहा तो वो क्षारीय होगा, और 7 आ रहा तो उदासीन हो। उदासीन। निम्नलिखित में कौन पीएच मान क्षारीय विलयन का है? तो देख लीजिए, 2 है तो ये अम्लीय ना है, 7 है तो उदासीन ना है, 6 है तो अम्लीय ना है, 13 है तो क्षारीय है। समझ गए? आसान है कि नहीं? खाली इसका डीप ची नॉलेज आप जानिएगा तो, ठीक है। हाँ जी बोलिए ना। पीएच पैमाने पर 7 उदासीन। देखो बोल दिया है कि 7 क्या रहता है? उदासीन। 7 से कम मान अम्लीय रहता है। 7 से कम है यानी 0 और 7 के बीच में है तो कैसा रहेगा? अम्लीय। 7 और 14 के तक है मान तो क्या रहेगा? क्षारीय। विलयन को दर्शाता होता है पीएच मान 13 एक तीव्र क्षारीय विलयन का मान है, ठीक है ना। हार्दिक शुभकामनाएं सावन की पहले सोमवारी। सेम टू यू। चलो देखो, यहाँ तो कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं ना है? याद रखिएगा, यहाँ से पूछता है, इसीलिए पीएच स्केल बार बार आपको बना देते हैं कि भैया 0 और 7 के बीच में आया तो वो अम्लीय है, 7 और 14 के बीच में आया तो क्षारीय है, और खाली यदि सिंपल 7 है तो उदासीन। बाकी यूट्यूब पे हमारे मास्टर पढ़ के देख लेना, अपने समझ में आ जाएगा। हमारे पास तो भैया डिजिटल बोर्ड भी नहीं है, सब तो डिजिटल बोर्ड पे घसता है, कैमरा माइक हम जो है उसी से सुविधा से चला रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश करें। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है? अधातु पूछ रहा है। अधातु जो कमरा में रख दीजिएगा ना तो पानी जैसा रहेगा। कमरे के ताप वही है नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जिसको कहते हैं। तो कौन सा अधातु? तो भैया अधातु यह है, अधातु। अधातु ब्रोमीन जो कमरे के ताप पर कैसा रहेगा? द्रव रहेगा। याद रखिएगा, ब्रोमीन अधातु है जो रूम टेम्परेचर पर कैसा रहेगा? द्रव रहेगा, यानी पानी जैसा। ये दम याद रखिएगा भैया, अधातु है द्रव, ब्रोमीन जो कमरे के ताप पर कैसा रहेगा? द्रव अवस्था में। अब भैया पारा ये धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव रहेगा। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रोमीन भैया अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में रहेगा रूम टेम्परेचर पर। अब पारा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ये दोनों कंफ्यूज मत होइएगा।
अधातु पूछे कि द्रव अवस्था में रहता है तो ब्रोमीन, धातु पूछे तो पारा। समझ रहे कि नहीं? अधातु पूछे तो ब्रोमीन, धातु पूछे तो पारा। भैंसी वाला पारा पानी नहीं, ये पारा होता है जो बीपी नापनी याद देखा, बुखार ना वाला ऐसे थर्मामीटर। अभी तो मशीन वाला ना गया है, पहले ऐसे जो झाड़े वाला रहता था उसमें चढ़ता था, ऐसे ऐसे कहीं चमकता है, तो अंदर जो चमकता है क्या रहता है? पारा रहता है। वो धातु है, द्रव अवस्था में लिक्विड फॉर्म में आपका रहता है। समझ रहा है कि नहीं? का तुम लोग छुआ छुई कर ले दोनों जी, मौग मेहरा सन ला रहा है। तो भैया धातु कमरे के तरफ पर रहता है तो ब्रोमीन, धातु, पारा, दोनों एकदम इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, नहीं तो बाद में पछताइएगा, मास्टर तो बक के चला जाएगा। क्योंकि लड़का के नजर में मास्टर बिग पद होता है कि खाली बिग पाता है, बोलते रहता है। ठीक है, वो तो समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि मास्टर बिग पदी कर रहा था तो तुम बिग पदी कर रहे हो, जब बोरा में जाने का समय आएगा। ब्रोमीन को Br कहते हैं। ये आवर्त सारणी की एकमात्र ऐसा अधातु है जो सामान्य कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाया जाएगा। ध्यान दे, पारा भी द्रव है, देखो बोल दे, ध्यान भी दे, द्रव है, लेकिन यह धातु। ये दोनों क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जाता है, ना ध्यान दीजिएगा तो लिबिर लिबिर करके मरिएगा, क्या कर सकते हैं। आइए आगे। सीसा और टीन का मिश्र धातु को कहते हैं। इसको लगाओ भैया सही से, जातर तो जो हमरा गम नहीं थे। चलो देखो, सीसा और टीन किसको किसको मिलाएंगे? सीसा प्लस टीन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सोल्डर, या इसी को टाका भी कहते हैं। चलिए देखिए भैया, ध्यान दो, सीसा और टीन का मिश्र धातु, यानी सीसा और टीन को मिलाएगा तो क्या बनेगा? तो सीसा टीन को मिलाएगा तो सोल्डर या टाका बनेगा। हम याद रखिएगा भैया, सीसा और टीन को मिलाएंगे तो सोल्डर या टाका, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए तो आ गया सोल्डर या टाका, याद रखिएगा भैया ये चीज, सीसा और टीन को मिलाएंगे टाका बनेगा। चले आइए आगे। सीसा या लेड, जिसको पीबी कहते हैं, संकेत भी याद रखो, सीसा को लेड कहते हैं, इसका संकेत क्या है? पीबी। और टीन, टीन जिसका एसेन कहते हैं, टीन को एसेड के मिश्रण से बनी मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने या टाका लगाने में किया जाता है। समझ, टाका लगाने, तीन टाका जैसा टाका लगाने, इसको टाका भी कहते हैं। समझ गया? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात रहता है जो आपको ध्यान देना है। और किन्हीं को जाना तो जा सकते हैं। नाचो, गाना भी बज रहा है। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ये आबंध से 3 को प्रश्न है, 300 बाहर चल जाएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। देखो हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो है ना। तो हाइड्रोजन के बीच में एकल आबंध होगा, एक बॉन्ड से बंधल होगा, ऐसा है, यानी एकल आबंध, ठीक है। पहला हो गया, तुम याद रखिएगा। दूसरा हो गया ऑक्सीजन, इसमें 2 गो आबंध से जुड़ल रहता है ऑक्सीजन। अब तीसरा हो गया भैया नाइट्रोजन, इसमें 3 गो से जुड़ल रहता है। ईगो 3 से बाहर नहीं जाएगा। देखो आपको, जब 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु मतलब देखो, हाइड्रोजन 2 गो है, 2 परमाणु, मतलब हाइड्रोजन 2 परमाणु, ऑक्सीजन 2 परमाणु, नाइट्रोजन 2 परमाणु, समझे कि नहीं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु में कितने आबंध है? 1 आबंध। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध है? 2 आबंध। नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच कितना आबंध है? 3 आबंध। ये तीनों से बाहर कभी नहीं जाएगा। हाइड्रोजन में एकल आबंध, ऑक्सीजन में 2 आबंध, नाइट्रोजन में 3 आबंध। याद रखिएगा, बहुत भी आई है। हाइड्रोजन में 1 आबंध, ऑक्सीजन में 2 आबंध, नाइट्रोजन में 3 आबंध। यही घुमा घुमा के आएगा, देखिएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा बार बार, जो आप कहिए बार बार आ रहा है। तो यहाँ पूछे देखो ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में क्या आबंध? 2 आबंध। समझ गए? चलिए आगे। मजा आ रहा है कि नहीं?
भूख लग गया ना, थोड़ा देर पेट के चुहवा के कूदो, जो जवानी के जैसे जियान करो उसको करो, जियान होए तो ठीक है। आओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 ऑक्सीजन परमाणु आपस में 2-2 का इलेक्ट्रॉन साझेदारी, जिससे अनेक द्विक आबंध होता है। ठीक है, बस आगे बढ़िए। निम्नांकित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? किसको आप उपभोक्ता मानते हैं? किसको आप उपभोक्ता मानते हैं? किसको आप उपभोक्ता मानते हैं? कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिएगा आप कहीं न कहीं। आइए, तो किसको आप क्या मानते हैं? उपभोक्ता। तो समझिए उपभोक्ता किसको मानेंगे। जवानी में कभी कभी पेशेंस भी रखना पड़ता है, तो जाने लो कि जाने माने वाला थोड़ी जाता रे, तो जो हमरा गम नहीं खे, तोरा जैसा नानी हमरा काम नहीं खे। चलो देखो बुआ, हम लोग देखते हैं उपभोक्ता कौन है। उपभोक्ता मतलब जो उपभोग करता है। जैसे गाय पेड़ पौधा खा रहा है तो गाय क्या है? उपभोक्ता। हम लोग भी साग सब्जी खा रहे, क्या है? उपभोक्ता। यहाँ पूछा उपभोक्ता 2 गो होता है, एगो होता है उत्पादक, उत्पादक के बाद होता है उपभोक्ता। समझे कि नहीं? यस सर। उत्पादक जैसा पेड़ पौधा जितना भी है, जितना भी पादप है, जितना भी पादप सब उपभोक्ता है, उत्पादक है। उत्पाद बोल सकते हैं या उत्पादक। और जितना भी जीव जंतु है ये सब क्या है? उपभोक्ता। क्योंकि हम लोग उपभोग करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। क्या उपभोग करते हैं? सब्जी खा रहे हैं, क्या पूछे इनमें से कौन उपभोक्ता है? हरे पेड़ पौधा। हरा पेड़ पौधा उपभोक्ता नहीं है बल्कि उत्पाद है। क्या है? उत्पादक है। समझे कि नहीं? हरा पेड़ पौधा कुछ को खाता है नहीं, तो इसलिए क्या है? उत्पाद। ये दूसरा को देता है, अपने आप बेचारा नहीं लेता। नेक्स्ट है नीली हरी शैवाल, तो ये भी क्या है? ये भी उत्पादक है। जंगली जानवर, जंगली जानवर क्या हो जाएगा? उत्पादक, क्योंकि ये खाता है, दूसरा जीव जंतु को खा लिया, ये क्या हो गया? उत्पादक। अब फूल पत्ते ये भी क्या हो गया? उत्पादक। ये हो गया उपभोक्ता, क्योंकि दूसरा चीज को क्या करता है? खाता है। तो जो दूसरा चीज को खा रहा है क्या है? उपभोक्ता। हम लोग भी किसी ने साग सब्जी खाना, मीट मछली सब खाते हैं, तो क्या है? उपभोक्ता हुए। चलिए आगे। थोड़ा देर समझ लो, पेशेंस नहीं रहता है क्लास में, ज्यादा टाइमो नहीं हुआ, फिर भी पेशेंस नहीं है तो भैया बोरा में जाने के लिए मास्टर कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, हम तो पढ़ाने का काम कर सकते हैं, बोरा में कसिएगा हम धक्का दे देंगे। हरे पेड़ पौधा, नीले शैवाल और अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए वे उत्पादक। जो खाना अपने आप बना रहे उत्पादक, पेड़ पौधा सब अपने आप खाना बनाता है, तो इसलिए क्या हो गया? उत्पादक। वो किसी और पे आश्रित नहीं रहता है। जंगली जानवर परपोषी है, वो अपने भोजन के लिए दूसरा जानवर के निर्भर रहता है, दूसरा जानवर वो खाएगा तभी ना उसका पेट भरेगा, लेकिन पेड़ पौधा के साथ वैसा नहीं, तो इसलिए क्या हो गया? उपभोक्ता। चलो आगे। ले ले आई। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? आप इससे पहले ही पढ़े। तो कवक में कैसा होता है? मृत जीवी पोषण। कवक एक मृत जीवी पोषण है, यानी मरे सारे चीज को खाता है, इसलिए कवक क्या है? सारे गड़े मरे जो भी समझो उसी को खाता, उसी को कहते हैं मृत जीवी पोषण। स्वपोषी कौन है? हरे पेड़ पौधे। हरा पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी पोषण, क्योंकि अपना खाना खुद ही बनाता है। ठीक है, चलो आगे। इश्क अधूरा दुनिया अधूरी। आइए, कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और आई जो कवक है इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन मृत और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषित करता है। बोरा जो कवक है, देखो कवक या फंगी इसी को कहते हैं। कवक को क्या कहते हैं? फंगी। में क्लोरोफिल नहीं होता है, याद रखिएगा। पूछेगा कि कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है कि नहीं, तो नहीं पाया जाता।
ये अपना भोजन मृत मरा हुआ, मृत मतलब मरा हुआ, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषित करता है यानी खाता है, इसलिए इसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। कवक में अपना कोई भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो नहीं पाया जाएगा तो सड़े गले मरा हुआ चीज को खाएगा, इसलिए इसको मृत जीवी पोषण भी कहते हैं। समझे कि नहीं? आई अब पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है, पता है ना, पेड़ पौधा में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए पेड़ पौधा हरियर होता है। क्लोरोफिल के काम है प्रकाश को अवशोषित करना, सूरज का प्रकाश उसको अवशोषित करता है। ठीक है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? आइए, मुकुलन द्वारा बाल बच्चा केकरा में होता है? मुकुलन तोड़ के लगा दिए, मुकुलन हो गया, जैसे अड़हुल फूल के लगा देते हैं ना, हो जाता है। तो आइए, मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट। अमीबा में द्विखंडन, अमीबा में प्रजनन होता है किसके द्वारा? द्विखंडन के द्वारा। ईस्ट में मुकुलन द्वारा। ठीक है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, अमीबा में द्विखंडन द्वारा। ठीक है, चलिए आगे। समझ में आवता कि नहीं खे बबुआ? झूठ नहीं के बोल, का भइल हो? आ गइला ना, रिटर्न ले दे के दूसरा दे दिया ना, इतना जल्दी थोड़ी देता है। कोची से लिया था एक्शन में? तो मीशो सामान लेके आता फिर दूसरा देता है। वाह, हमारा लग रहा है कि नहीं नेक्स्ट चेंज किया होगा, इतना जल्दी ले जाता है फिर उसके बाद लाता है, बाद में एक्सचेंज हो गया। वाह, बड़ी हैवी बात। थोड़ा ऊपर नीचे करो हो बबुआ, देखो जवानी कहाँ जाता। ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। जनन दो प्रकार का आपको बता चुके हैं, लैंगिक और अलैंगिक। जनन दो प्रकार का, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक में एक ही गो रहता है, अलैंगिक में दो गो। जैसे हम लोग में लैंगिक होता है, हम लोग को मम्मी पापा है तब जन्म लिए हम, तो ये हो गया लैंगिक जनन। अलैंगिक जन्म में एक ही गो, जैसे हाइड्रा एक ही गो से बाल बच्चा एक गो से हो जा रहा है। समझे कि नहीं? तो जिसमें दो गो जरूर, मम्मी पापा दोनों की जरूरत पड़े, वो हो गया लैंगिक, और जिसमें एक के गो से हो जाए वो अलैंगिक। तो ईस्ट है या हाइड्रा, ईस्ट या हाइड्रा दोनों अलैंगिक जन्म की प्रमुख मुकुलन विधि से होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा, ईस्ट में और हाइड्रा में मुकुलन विधि, ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन विधि, जिससे जनक जीव के शरीर में पर एक छोटा उभरा हुआ मुकुल बनता है। समझ, ऐसे पेड़ है तो पेड़ में से उभरा हुआ एक डाली निकला, जब मट्टी लगा देते हैं, इसको तोड़ के अलग लगा देंगे कि नहीं? बनता है, जिससे विकसित होकर नया जीव बन जाता है। उसी से क्या हुआ? नया जीव बनेगी। अड़हुल का फूल लीजिए, क्या होता है, या अब गुलाब का फूल लीजिए, टहनियां लगाते हैं, तो वही हुआ। याद रखें, ईस्ट और हाइड्रा में भैया मुकुलन होता है, अलैंगिक जनन होता है। जनन दो प्रकार का, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। मानव में डायलिसिस थैली, डायलिसिस क्या है? तो ब्लड से यानी खून में जो नाइट्रोजन पदार्थ उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही डायलिसिस कहते हैं। खून में जो विषैला पदार्थ, जहरीला पदार्थ जिसको कहते हैं नाइट्रिक पदार्थ, नाइट्रोजनिक पदार्थ, जिसको खून से बाहर निकाल दिए, उसी को कहते हैं डायलिसिस। या आपको भाषा आपका किताब में अपोहन लिख ले है, अपोहन या इसी को कहते हैं डायलिसिस। यानी ब्लड में जो नाइट्रोजन युक्त कचरा बन रहा है उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस या क्रिया है, उसी को डायलिसिस या अपोहन कहते हैं। तो ये कौन है? तो नेफ्रॉन। डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? बिजली घर, बिजली घर या पावर हाउस। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन शरीर का सबसे बड़ा तंत्र है, शरीर का सबसे लंबा ग्रंथि। ठीक है, सबसे बड़ा शरीर में कौन है? न्यूरॉन। माइटोकॉन्ड्रिया के बिजली घर कहते हैं या पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि पूरा कोशिका को यही बिजली सप्लाई करता है, इसलिए इसको बिजली घर या पावर हाउस कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। इसके अधूरा दुनिया अधूरी। नेफ्रॉन मानव ब्रिक, ब्रिक मतलब होता है किडनी, तो बोला नेफ्रॉन मानव ब्रिक यानी आदमी के किडनी
कि कार्यतम, कार्य यानी काम, संरचना का इकाई डायग्राम। तो जो नेफ्रॉन है कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है, यानी काम भी करता है और रचना भी देता है। यह रक्त में उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो गंदा नाइट्रोजनिक पदार्थ जो शरीर में रह के नुकसान कर सकते, और अपशिष्ट, अपशिष्ट मतलब विषैला जहर पदार्थ को छानने की क्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। खून में से जो कचरा था उसको छान दिए, छन्नी जैसा नाइट्रोजन पदार्थ, उसी को डायलिसिस या अपोहन कहते हैं। समझ रहे कि नहीं? आगे, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधा में कैसा होता है? लैंगिक जनन। तो किसके द्वारा होता है? पत्तों द्वारा, तने द्वारा, तो फूल द्वारा। किसके द्वारा होगा? फूल द्वारा। पुष्पी पौधा में आपको एक दिन और बताए थे, ऐसा रहता है पुष्पी पौधा, ऐसा टाइप का रहेगा और नीचे ऐसा रहेगा, ठीक है। इसका फिर फूल ऐसा रहता है, एगो ऐसा गिरल रहता है, एज्जा रहता है, और उसके बाद ऐसा ऐसा निकलल रहता है ना? रहता है कि नहीं? तो ये है स्त्री केसर। यहाँ स्त्री मतलब औरत वाला है, स्त्री केसर। ये जो दिख रहा है ऐसा ऐसा, ये पुंकेसर है, यानी पुरुष वाला है। ये महिला वाला है, ये पुरुष। यही वाला है ना, ये जाया जाता है टूट के, या कोई कीड़ा मकोड़ा बैठा इस पे आ गया, कोई कीड़ा मकोड़ा या हवा या पानी के द्वारा इस पे आ गया, तो इस पे आता धीरे 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 नली बन के इसमें अंडाशय में आ जाएगा। अंडाशय में आके फल बनने लगता है धीरे धीरे। समझे कि नहीं समझे? तो ये पुष्पी पौधा में लिंगन किसके द्वारा होता है? तो फूल के द्वारा। क्योंकि यहाँ देखिए फूल बना, वही जाकर वहां चला गया और धीरे धीरे अंदर आ जाता है। चलिए आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, प्लीज 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 लाइक कर दीजिए। लाइक नहीं करते देखते आप लोग, लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करिए, शेयर तो जरूर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जलनखोर है तो नहीं करिए, जलते हैं तो नहीं करिए, क्योंकि बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो हमसे जलते हैं। पुष्पी पौधा में फूल ही जनन अंग होता है, बराबर ना? पुष्पी पौधा है, उसमें फूल ही जनन अंग होते हैं। अब फूल के पुंग के सन नर यानी मर्दाना, और स्त्री के सन यानी मादा यानी औरत, अंग लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूरा करता है। ये याद रखता है, पुंग के सर नर है यानी मर्दाना, स्त्री के सर मादा यानी औरत। तो आज के लिए इतना ही रहेगा सेशन में। नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन में ऑल कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन वीडियो आपको मिलता रहे, ठीक है। और नए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको कैसा लग रहा है। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।